आप देख रहे पी न्यूज खबर भदोही से बड़ी खबर। भदोही से खास खबर हमारे संवाददाता कृष्णा दुबे की खास खबर। भदोही औराई क्षेत्र के ग्राम सभा औराई के उदयकिरणपुर में जन्म महोत्सव प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में आए। डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते भदोही लोकसभा क्षेत्र हेतु सांसद प्रत्याशी महामहोपाध्याय प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी के 80वां जन्म दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत देने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते भदोही लोकसभा क्षेत्र हेतु सांसद प्रत्याशी, तमाम कविगण एवं ग्राम प्रधान, तमाम दिग्गज दूर दयाल से आए। विद्याशंकर त्रिपाठी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। गावस्कर त्रिपाठी ग्राम प्रधान डॉक्टर सुरेश पांडे, मंजुल, ज्ञानपुर निशांत जी, कोकिल जी, श्रीमती प्रतिमा शर्मा, पंडित पारस मिश्रा, कर्मराज किसलय, विनय पांडे, सुरेश चंद पांडे, एडवोकेट जयंती प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, श्याम किशोर त्रिपाठी। महामहोपाध्याय प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत का प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य 38 वर्षों तक रहा। 38 वर्षों के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, अन्य शहरों में तथा अधिकतर यहाँ बनारस और महाराजगंज और यहाँ उदयकिरणपुर ग्राम में भी आता जाता रहता हूँ। तमाम गोष्ठियों में सहभागिता करता हूँ और लिखना और बोलना यही मेरा व्यवसाय है। आज आपका 80वां जन्मदिवस है, तो इस अवसर पर हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप कुछ कहें अपने शब्दों से। अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोग हों, सभी सन्मार्ग पर चलें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैं 1-2 शब्द और कहना चाहूँगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। 2 पंक्तियों में मनीषी बोल रहा है कि संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने। जो अर्थ और काम है उसको नियंत्रित कर दिया गया कि अपनी पत्नी के विषय में, भोजन के विषय में नियंत्रण रखे। करने का मतलब धन और अर्थ और काम को नियंत्रित किया गया कि स्वधारे, एक पत्नी या एक पति जो मिल गया महिला को उसी से संतोष करें, इधर उधर न भटके। स्वधारे भोजने धने, भोजन जो मिल जाए, धन जो मिल जाए, तो अर्थ और काम दोनों को नियंत्रित किया गया। और कह रहे हैं त्रिशुचैव न कर्तव्य, और 3 बातों में, 3 विषयों पर संतोष नहीं करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय जप दाने हो, स्वाध्याय के विषय में, जप करने के विषय में और दान करने के विषय में कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना स्वाध्याय करें और जितना हो सके उतना दान करें। मैं विद्या दान और समय दान को भी दान समझता हूँ। आप यहाँ पर जो लोग हमें समय देते हैं मैं उनका भी अनुग्रहित रहता हूँ। तो संतोष त्रिष कर्तव्य स्वधारे भोजने धने और त्रिष चैव न कर्तव्य स्वाध्याय जप दाने हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके पास में बैठे सत्यमेव जयते जी तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप 25 वर्षों तक राजकीय सेवा किए हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के क्लास 1 की गजटेड ऑफिसर रहे। आप बहुत सुख सुविधाएं थी, धन मिलता था, वेतन मिलता था, लेकिन उससे निवृत्त होकर आप देश सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। और हमारे भदोही जनपद से अगर ऐसा मनीषी लोकसभा का प्रत्याशी है, वे हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव एवं संतोष का विषय है। मैं चाहूँगा कि वे इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और हम लोगों को इस लोकसभा क्षेत्र में जन जागरण करें और नए नए विचारों को ले आए, नई नई योजनाएं ले आए और अपने मस्तिष्क में जो उनके कुछ कर गुजरने की है उसका साकार रूप यहाँ पर दिखाई पड़े। 22 जनवरी को रामलला 500 वर्षों के बाद एक बार फिर से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक गौरवपूर्ण क्षण है। शताब्दियों तक भारतीय
भारत देश के महान निवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी, तपस्या किया और इस क्षण की कामना करते रहे, बड़ी प्रसन्नता का विषय है और हमारे लिए गौरव भी है। ये स्वाभिमान और गौरव का दिन है कि हम लोग 22 जनवरी को श्री रामलला को विराजमान रूप में देखेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए हम देश के नेताओं, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा अन्य तमाम कार्यकर्ताओं और निर्णय देने वाले अपने जज बंधुओं तथा कुर्बानी देने वाले शहीदों और जनवर्ग के हम अनुग्रहित हैं कि ऐसा दिन उन्होंने देखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर श्यामधर तिवारी और मेरा दूसरा नाम डॉक्टर सत्यमेव जयते भारत लोक मंगल है। महोदय, 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अन्य पार्टियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धड़कन उनकी बढ़ती है जिनकी कोई अपनी क्षमता से अधिक अपेक्षा होती है और यह डर होता है कि उनको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, और जिनकी शुद्ध कर्म में निष्ठा होती है वो प्रतिक्षण सम रहते हैं, कोई कार्य हो कोई कार्य न हो अपने कर्म में लगे रहते हैं। तो जो धड़कन उन्हीं की बढ़ेगी जो अपनी क्षमता और अपेक्षा से अधिक सोच रखेंगे, जो कर्म में विश्वास रखेंगे, उनकी धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं मैदान में, क्या मुद्दे होंगे, क्या उद्देश्य होंगे? भारत देश का एक स्वप्न, एक चित्र मेरे मस्तिष्क में है। 25 वर्ष राजकीय सेवा और लगभग इतने वर्ष की शिक्षा के बाद ऐसा लगता है कि भारत का एक एक गांव, एक एक विद्यालय, एक एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, हमारी सड़कें, हमारे खेत, ये विश्व स्तरीय होने चाहिए। छोटी मोटी कार्य, छोटी मोटी उपलब्धियां पर्याप्त नहीं है। अब भारत का 15 अगस्त 2047 तक ऐसा विकास हो जाना चाहिए, ऐसा कार्य हो जाना चाहिए जिसके बाद कोई अभाव और कोई समस्याएं देश में आज जो है वो न रहे उस समय। तो आज सबसे ज्यादा जो विपक्ष लगातार एक मुद्दा लेकर के मैदान में उतर रहा है, या तो ऐसे कह लें कि देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि बेरोजगारी से भारत जूझ रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, देश गुमराह नहीं होगा, क्योंकि हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि अनेक नेता अपने स्वार्थ में कुछ बातें रखते हैं, लेकिन देश बहुत थोड़े ही समय में उन्हें किनारे कर देता है। देश में बेरोजगारी एक विषय है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है यह कहना ऐसी कोई नई समस्या नहीं है। बेरोजगारी जैसी पहले थी वैसी आज ही, यह समस्या एक सतत की है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम ऐसी योजना के बारे में विचार करते हैं कि भारत के प्रत्येक परिवार को इकाई मान करके और भारत के जो खेत हैं, भारत की जो संभावनाएं हैं, भारत के जो गांव हैं, भारत के जो जल सरोवर हैं, इनको माध्यम बना करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जब हम फैक्ट्री कारखानों पर निर्भर होते हैं तो 300 करोड़ रुपए की एक कारखाना फैक्ट्री जब हम लगाते हैं तो बहुत ही कठिनाई से लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलते हैं। लेकिन यदि हम अपने खेतों को, अपने खाद्य प्रसंस्करण को, प्रत्येक गांव को शाक, फल, फूल, दूध, जल, औषधियों से भरने की योजना लेकर के चलें, विश्व की आवश्यकताएं क्या हैं, हम इस पर शोध करें कि भारत विश्व को क्या क्या दे सकता है। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भारत जगत गुरु है, देता रहा है, आगे भी देगा। हमें स्वयं ही उसको अपनाने की आवश्यकता है। भौतिक रूप से भारत को विश्व का शोध करने की आवश्यकता है कि भारत का एक एक जनपद, एक एक प्रदेश विश्व के किन किन देशों को क्या क्या दे सकता है। जैसे चीन है, चीन ने हमारे बाजारों को पाट दिया। हमको भी चाहिए कि हमारे विद्यालयों में, हमारे गांव में विश्व की जितनी तकनीकें हैं उनके उपकरणों को खोलकर, पढ़ाकर, सिखाकर विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को ऐसे योग्य बना देंगे कि हम भी विश्व को पाट सकते हैं। और हम इस संकल्प के साथ राजनीति में आ रहे हैं कि हमारी जो आज की समस्याएं हैं, हमारे युवाओं की, चाहे उनका रोजगार हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे पारिवारिक और पड़ोस के संस्कार हों, इन सब पर भरपूर कार्य होना चाहिए। हमारे विद्यालय की शिक्षा के पाठ्यक्रम बदलने चाहिए। पाठ्यक्रमों में हमारे अनुपात में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की मात्रा सम्मिलित की जानी चाहिए और इससे बेरोजगारी दूर होगी, भारत सशक्त बनेगा और इस आत्मविश्वास से भरेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने भारत को ज्ञान दिया, वह तपस्या साधना किया है, उसको हमने अपनाया कि भारत को कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, भारत अभी बहुत विकास करेगा और विश्व पटल पर स्थापित होगा। तो इन योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है। 22 जनवरी 2024 को रामलला एक बार फिर से अपने महल में जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारे राम अयोध्या आए। यह भारत में राम राज्य का सूत्रपात हो रहा है।
करपात्री जी महाराज जो काशी प्रयाग के मध्य देश में धर्म सम्राट माने जाते हैं, कहे जाते हैं, उन्होंने राम राज्य की कल्पना किया था आज के लगभग 50 वर्ष पहले। अब उसकी सिद्धि होने जा रही है। यह जो दिन होगा भारत में राम राज्य को, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि राम राज्य पैठे त्रैलोका। तो उस राम राज्य में हुआ क्या, सभी प्रकार के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी लोगों के जीवन का उत्थान हुआ, सभी के दुख दूर हुए और हमारी जो आवश्यकताएं थी, फल फूल साग दूध गांव, इन सबसे भर गए। तो यह दिन भारत के इतिहास में गिना जाएगा, माना जाएगा और भारत एक नया कदम रख रहा है, एक नया पदार्पण। आपने राम राज्य की चर्चा की। राम राज्य में जितने भी राजा होते थे वो सभी राम जी को राजा मानते थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस राम जी को राजा मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, जो राम को राजा नहीं मानेगा वो स्वयं च्युत हो जाएगा और जिसका परिणाम सामने है। इंडिया अलायंस जो है उसको मानना पड़ेगा और उनकी जो तपस्या साधना है, समझ है उनकी, वो बहुत ही कम है, वो एक धूल के कण के बराबर है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम जी की शक्ति इतनी है कि उनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो उनके मानने और न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके अपने जीवन पर पड़ेगा। इंडिया अलायंस हो, कोई नेता हो, कोई व्यक्ति हो, जो राम को मानेगा उसके जीवन का विकास होगा, कल्याण होगा। जो नहीं मानेगा वो धीरे धीरे समाज से खो जाएगा, पीछे चला जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए पी न्यूज, हर खबर सबसे पहले आप तक। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।